यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और लास्ट टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ये था ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। और आई थिंक मैंने आपको एक मेथड एक्सप्लेन कर दिया था, दैट इज कंडक्शन, कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है सॉलिड्स के अंदर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी थोड़ा जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है। देखिए हीट क्या है, जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम hotter part of the system to the colder one। जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है किसी भी सिस्टम के गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ, या इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं द हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट, ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट of the system due to the temperature difference, due to the temperature difference। तो जो हीट एनर्जी है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं कि एक ही सिस्टम के पार्ट से उसी सिस्टम के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है। किसके बेसिस पर? ऑन अकाउंट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पर। देखिए हीट का जो ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होगा। बॉडी का एक पार्ट, सिस्टम का एक पार्ट गर्म है, दूसरा पार्ट ठंडा है, तो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है हीट ट्रांसफर होगी। और ये हीट तब तक ट्रांसफर होगी, ये हीट का जो ट्रांसफर है तब तक चलेगा जब तक दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते थे थर्मल इक्विलिब्रियम। जब वो कंडीशन आ जाएगी जब दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। हीट ट्रांसफर रुक जाएगा तो हम बोलेंगे कि कौन सी कंडीशन आ चुकी है? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है। ओके, अब हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग ये टॉपिक स्टडी कर रहे थे, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और इसमें हमें तीन मोड स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। इसको मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्या? देखिए मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट सेकंड इसी तरह से करते करते ये लास्ट वाला स्टूडेंट है, ये 10th स्टूडेंट है। अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास एक बॉल है, ये बॉल को क्या करेगा? 1 बाय 1 ट्रांसफर करेगा। जैसे कि बॉल जो है वो फर्स्ट से 10th के पास आनी चाहिए, तो पहले स्टूडेंट से 10वें स्टूडेंट के पास आनी चाहिए बॉल। तो ये कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? और ये जो बॉल है ये एक्चुअल में क्या है? यही तो हीट एनर्जी है। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये इस बॉल को सेकंड पर्सन को दे देगा, सेकंड पर्सन थर्ड को दे देगा, थर्ड फोर्थ को दे देगा। तो पार्टिकल बाय पार्टिकल हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसके बाद कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए देखिए क्या होगा, जो ये फर्स्ट पर्सन है वो 10th पर्सन के पास चल करके जाएगा। ये ऐसा इसके पास क्या करेगा? ट्रेवल करते हुए जाएगा, चल करके जाएगा, और इसके पास जो बॉल है वो अपनी बॉल इसको दे देगा। दिस इज कन्वेक्शन। पार्टिकल एनर्जी को लेकर के चलेगा और जा करके दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। सो दिस इज कन्वेक्शन। इसमें पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पर्सन अपनी ही जगह पर खड़े हैं, और हीट एनर्जी 1 बाय 1 क्या होती जा रही है? आगे से आगे ट्रांसफर होती जा रही है, और 10th पार्टिकल तक ये हीट एनर्जी पहुंच चुकी है। दिस इज कंडक्शन। और ये है कन्वेक्शन, जिसमें ये ऐसा ट्रेवल करते हुए जाएगा इस डायरेक्शन में, और जाकर के ये बॉल उसको दे देगा। तो पार्टिकल चल करके जा रहा है, एक्चुअल मूवमेंट होगी। रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन में ये होगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये इस बॉल को थ्रो कर देगा डायरेक्टली किसके पास? 10th पर्सन के पास। दिस इज कन्वेक्शन।
पार्टिकल ने मूव नहीं किया, सिस्टम ने मूव नहीं किया, फिर भी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक चली गई विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के। सो दिस इज रेडिएशन। ये एक सिंपल मेथड है इसको समझने का। अब कंडक्शन को समझिए। कंडक्शन में क्या था, बॉल एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, दूसरे से तीसरे के पास जा रही है। तो पहले कंडक्शन में आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम कन्वेक्शन को डिस्कस करेंगे। So first of all, I am writing about the conduction. Conduction. देखिए कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन बेसिकली किसमें हीट एनर्जी का मेथड है, ट्रांसफर का मेथड है सॉलिड्स में। सॉलिड्स के अंदर जब भी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कौन से मेथड से होगी, कंडक्शन मेथड से होगी। अब इसमें समझिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था उस दिन भी, मेरे पास ये एक मेटलिक रोड है, मेटल की एक रोड है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये 3-4 पोजीशंस पर वैक्स लगा दी, कैंडल वैक्स होती है, वो मैंने इन पोजीशंस पर लगा दी। अब यहां पर मैंने हीट एनर्जी का सोर्स लगाया, दिस इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अब जैसे ही हीट एनर्जी का सोर्स लगाया तो यहाँ का टेम्परेचर राइज हो गया। यहाँ का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये वाला जो एंड है, जो सेकेंड एंड है, दिस इज द फर्स्ट एंड एंड दिस इज इट्स सेकेंड एंड, अदर एंड भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जैसे ही मैंने ये सोर्स यहाँ पर लगाया, यहाँ के जो मटेरियल है उसको हीट एनर्जी मिलनी शुरू हुई, और ये हीट एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन से नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट में, इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं पहले फर्स्ट पोजीशन पर जो वैक्स थी वो मेल्ट होकर के नीचे गिर गई, फिर सेकंड पोजीशन पर जो वैक्स थी वो भी मेल्ट हो चुकी है, अब थर्ड पोजीशन की वैक्स जो है वो भी मेल्ट होगी, फोर्थ पोजीशन की भी मेल्ट होगी, और यहां पर हमने टच करके देखा और ये जो रोड था, रोड का सेकेंड एंड था, ये भी क्या हो चुका है, ये भी गर्म हो चुका है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ आ रहा है कि ये जो मेटलिक रोड थी, ये जो मेटल की रोड है, इसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। ये एक ही सिस्टम है, तो ये सिस्टम का एक पार्ट है, ये सिस्टम का अनदर पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो हीट एनर्जी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जा रही है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और मैंने आपको हीट एनर्जी की एक डेफिनेशन भी बताई थी इससे रिलेटेड। क्या डेफिनेशन बताई थी, जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर होती है उसको हीट एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण चल करके जाती है, ट्रांसफर होती है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, उसको हीट एनर्जी बोला जाता है। अब आगे की कहानी समझिए। यहां पर ये मेटलिक रोड को मैंने थोड़ा ब्रॉड बना दिया, बड़ा बना दिया। अब इसमें क्या है, इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो अपनी फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं और फिक्स पोजीशंस पर वाइब्रेशंस करते हैं। फिक्स पोजीशंस पर क्या करते हैं, वाइब्रेशंस। तो यहां पर ये एटम्स हैं, कोई भी सॉलिड है जैसे आयरन रोड है, इसके पार्टिकल्स हैं और अपनी अपनी पोजीशंस पर ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस। देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। वाइब्रेशनल मोशन आपने स्टडी किया होगा, इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा अभी इसका। इसके लिए हमारे पास अलग से चैप्टर है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। अब यहां पर ये पार्टिकल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा है और 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, तो हमने बोला कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड को लिखते हैं कैपिटल ए से। अभी इसका एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है। ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको हीट एनर्जी देंगे, मैंने यहाँ पर ये सोर्स लगाया, सोर्स लगा करके मैंने इसको हीट अप करना शुरू किया, तो ये वाला बन चुका है हॉटर एंड और ये वाला है कोल्ड एंड। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये हॉटर एंड है, वो कोल्डर एंड है।
अब क्या होगा, जैसे ही सोर्स से हीट एनर्जी मिलेगी, ये पार्टिकल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हैं कि इन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये वाइब्रेट तो कर ही रहे थे ऑलरेडी, अभी इसका एम्पलीट्यूड था 1 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने पर क्या हुआ, हीट एनर्जी देने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब ये 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, 2 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, तो ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। पहले ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा था, अभी इसका वाइब्रेशन ये हो चुका है। वाइब्रेशन ये हो चुका है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक्सपेंशन भी तो होगा, गर्म करने पर क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगा, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये 2 पार्टिकल है, ये पहले ऐसा वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको हीट एनर्जी दी, इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई और इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, अब ये ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं। देखिए वाइब्रेशन करते करते एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो एक्सपेंशन हुआ, तो यहां पर इनका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा और एक्सपेंशन भी होगा। अब इसकी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल में कैसे चली जाएगी, इसकी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल में कैसे चली जाएगी, तो आंसर है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी तो करते हैं पार्टिकल्स। अब हमें एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा कि एटम्स के बीच में रिपल्शन भी होता है। एटम्स जो है वो कभी भी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, उसका रीजन समझ लीजिए। जैसे ये इसका न्यूक्लियस था, फॉर एग्जाम्पल हम आयरन की बात करते हैं, आयरन की या सोडियम की बात कर लेते हैं, चलो उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एटम होगा जिसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन्स, और ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा, जब ये एटम इधर जाएगा वाइब्रेशन करता करता, जब ये इस तरफ गया तो क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ का जो प्रोटॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फर्स्ट एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इसी तरह से ये जो 11 प्रोटॉन है ये इन 11 प्रोटॉन्स को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स भी रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जब ये एटम इस तरफ जाएगा तो ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। पहले ये 1 सेंटीमीटर इधर आ रहा था, 1 सेंटीमीटर उधर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये इस तरफ जाएगा इस पर फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स। उस रिपल्शन फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये पार्टिकल इधर आया तो इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया तो रिपल्शन के कारण ये इधर हो गया, ये इधर हो गया तो इसका एम्पलीट्यूड भी तो बढ़ गया, अब ये भी ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। अब ये इधर जाएगा तो इसके आगे नेक्स्ट पार्टिकल को फिर रिपेल करेगा। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी से इसको रिपेल किया, इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी से फिर इसको रिपेल किया, तो अल्टीमेटली पार्टिकल बाय पार्टिकल एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। पहले इसकी एनर्जी बढ़ी, फिर इसकी एनर्जी बढ़ी, फिर इसकी एनर्जी बढ़ी, फिर इसकी एनर्जी बढ़ी, तो ऐसा एनर्जी बढ़ते बढ़ते जो लास्ट वाला पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ चुका है, अब वो भी हायर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन कर रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो गया, पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब एक बात इसमें याद रखने वाली है, इसमें पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा, इसमें पार्टिकल्स का क्या नहीं हो रहा, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा। ये पार्टिकल चल करके नहीं जा रहा है इसको एनर्जी देने के लिए, ये सब अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेशंस कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशंस पर हैं और इनके वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। दिस इज कंडक्शन, इसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन। और यही तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि 10 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो बॉल है वो सेकंड को दे देता है, सेकंड स्टूडेंट बॉल थर्ड को दे देता है, थर्ड वाला फोर्थ को दे देता है, तो वो जो बॉल ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, वो एनर्जी ही तो है। तो वो एनर्जी 10th स्टूडेंट के पास पहुंच गई, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह से चल करके नहीं गया, तो विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। दिस इज कंडक्शन, दिस इज कंडक्शन। और कंडक्शन मेथड से कौन से सब्सटेंसेस में हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, सॉलिड्स।
क्योंकि सॉलिड्स ही तो वो स्टेट है जिसमें मटेरियल के पार्टिकल फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं और कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ये सारी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, अब इसकी डेफिनेशन के बारे में सुनिए। ओके, देखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम one part of the system to another, from one part of the system to another part, in the direction of fall of temperature, in the direction of fall of temperature, मतलब कि जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है उस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगी। इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट from one part of the system to another part in the direction of fall of temperature without any actual movement of particles. Without any actual movement of particles. और ये जो मेथड है ये जनरली इसमें देखने को मिलता है सॉलिड्स में हीट एनर्जी इस मेथड से ट्रांसफर होती है सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या हीटेड पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप इसको। ओके, अब सुनिए इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी। इसकी एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशंस जो है वो डिपेंड करेंगी कंडक्टिविटी पे और डिपेंड करेंगी स्पेसिफिक हीट पे। ये जो कंडक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करता है? कंडक्शन डिपेंड करता है सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पे, जिसको हम स्मॉल एस से लिखते हैं कि मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट। और दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी का मतलब है कि पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी पर यूनिट एरिया में से, पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा सब्सटेंस, इस पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पे। थर्मल कंडक्टिविटी भी बोला जाता है इसको हम लोग स्टडी करेंगे कंडक्टिविटी को, जब मैं आपको कन्वेक्शन और रेडिएशन एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद हम कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनका जो बॉटम है वो कॉपर का बनाया जाता है। उनका जो बॉटम है वो कॉपर का बनाया जाता है। कॉपर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। इसका मतलब वो जल्दी गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी हीट एनर्जी देंगे गर्म हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए। तो जैसे मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, कॉपर की स्पेसिफिक हीट जो S है वो तो लो होगी और जो इसकी कंडक्टिविटी है वो हाई होगी, मतलब कि पर सेकंड ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जनरली ऐसा देखने को मिलेगा। मैं सब एग्जांपल्स के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेटल्स के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। कुछ मेटल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, मतलब कि थोड़ी सी हीट एनर्जी देते ही उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और हीट एनर्जी देंगे और जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है।
कंडक्टिविटी हाई होती है, इसका मतलब वो जल्दी से क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को पर सेकंड ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए यूटेंसिल्स के जो बॉटम्स हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। अच्छा, यूटेंसिल्स के जो हैंडल है वो किसके बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं प्लास्टिक्स के। तो प्लास्टिक जो होगा वो क्या होगा, वो एक इंसुलेटर होगा, प्लास्टिक के या वुड के बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के या वुड के बनाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, मतलब वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते, मतलब कि वो हीट एनर्जी को क्या नहीं करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं। हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते हैं तो तभी तो वो गर्म नहीं होता। अब पूरा यूटेंसिल गर्म हो चुका होता है, लेकिन वो जो प्लास्टिक का हैंडल है या वुड का हैंडल है वो गर्म नहीं होता, और हम उस हैंडल से यूटेंसिल को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो उसका बॉटम कॉपर का बनाया जाता है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और उसके जो हैंडल्स हैं वो रबर के, प्लास्टिक के या वुड के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो, कम होती है। तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। करेंगे तो सही, इंसुलेटर नहीं बोल सकते आप। इंसुलेटर बोलोगे तो उसका मतलब है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं करता। इंसुलेटर बोलोगे तो इसका मतलब क्या है, वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर ही नहीं करता, और ऐसा कोई सब्सटेंस आपको मिलेगा नहीं जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आप पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी लो है, या आप ये बोल सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है हीट एनर्जी के। इंसुलेटर नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता। ओके, और एग्जांपल सुनिए इसका, कंडक्शन का। जैसे कि जो ब्लैंकेट्स होते हैं, हमारे पास एक थिक ब्लैंकेट है और दो पतले ब्लैंकेट है, थिन ब्लैंकेट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक थिन ब्लैंकेट लेते हैं और उसके ऊपर एक थिन ब्लैंकेट और जोड़ लेते हैं, और बीच में एयर पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो जो एयर है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट ब्लैंकेट है, ये जो सेकंड ब्लैंकेट है, ये थिन ब्लैंकेट्स है। ये कैसे हैं, थिन ब्लैंकेट्स। ये दो थिन ब्लैंकेट हमने यहाँ पे जोड़ दिए और बीच में इसके एयर पार्टिकल्स आ गए, तो इसमें से हमें सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। और इसकी बजाय हमने क्या कर रखा है, एक थिक ब्लैंकेट ले रखा है, इन दोनों जितना थिक, ये ऐसा, इसमें से ठंड लग रही है। अब उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा कि यहाँ पर एयर पार्टिकल्स ट्रैप हो गए दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में, जो एक इंसुलेटर की लेयर बना देंगे, या दोनों, जो एयर है वो पूरा कंडक्टर है हीट एनर्जी की, इसलिए वो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं, विंटर सीजन में जो बर्ड्स होते हैं वो अपने फर को एक्सपेंड कर लेते हैं, फैला लेते हैं। उनमें एयर कैविटीज होती हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने जो फैदर्स होते हैं उसके अंदर एयर कैविटीज में एयर कैविटी क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे वो फ्लफी दिखते हैं, फूले हुए दिखते हैं। तो विंटर सीजन में जो बर्ड्स हैं वो फैदर में एयर कैविटीज के अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे वो फ्लफी दिखाई देते हैं। और एयर को क्यों ट्रैप करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी की हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर ना हो, उनकी जो बॉडी है वो हीट एनर्जी को लॉस ना करे। लॉस ना करे, इससे क्या होगा, वो गर्म रहेंगे, सर्दी से बचे रहेंगे। तो ये रीजन है। इसी तरह से जो पॉलर बियर होता है, पॉलर बियर व्हाइट कलर के होते हैं। जो पॉलर बियर होता है उसका जो फर है वो भी काफी डेंस होता है। डेंस का मतलब है कि फर की लेयर काफी मोटी होती है, जो हेयर्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं, और बीच बीच में एयर कैविटीज होती है। और वो एयर कैविटीज जो है वो क्या करती हैं, वो एयर कैविटीज एयर को ट्रैप करती हैं, और उसमें जो एयर ट्रैप रहती है वो एक इंसुलेटर का वर्क करती है, पुअर कंडक्टर है हीट एनर्जी की, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी की हीट एनर्जी सराउंडिंग में बहुत धीरे धीरे रेडिएट करता है। रेडिएशन तो होगा, रेडिएशन नहीं सॉरी, आप इसकी बजाय ये बोल सकते हैं कि वो हीट एनर्जी को क्या करेगा, लॉस्ट करेगा सराउंडिंग में। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आप कंडक्शन के लिए बोल सकते हैं। किसी जगह पर हमें कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है, सब्सटेंस को जल्दी गर्म करना है, तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जो अच्छा कंडक्टर है।
और किसी जगह पर हमें सब्सटेंस को गर्म होने से रोकना है या हमें उसकी हीट एनर्जी से बचना है, तो हम ऐसे मटेरियल्स का यूज करेंगे कि जिससे जो पुअर कंडक्टर होंगे हीट एनर्जी के। तो ये जनरल एप्लीकेशंस हैं हीट एनर्जी की, ये कंडक्शन की, कंडक्टिविटी की। अब सेकंड देखिए कन्वेक्शन। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्शन के बारे में। इट इज द सेकंड टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये सेकंड टाइप है हीट ट्रांसफर का। नेक्स्ट देखिए सेकंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो आपको लिक्विड्स और गैसेस के अंदर मिलेगा। लिक्विड्स और गैसेस में जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी वो कन्वेक्शन के थ्रू होगी, या उस मेथड को कन्वेक्शन बोला जाता है जिस भी मेथड से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब देखिए ये कन्वेक्शन क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कन्वेक्शन में क्या होगा, स्टूडेंट को चल करके जाना पड़ेगा और अपनी हीट एनर्जी को दूसरे स्टूडेंट को देना पड़ेगा। मतलब कि जो बॉल है वो फर्स्ट स्टूडेंट से 10th स्टूडेंट के पास जानी चाहिए। और कैसे जाएगी, तो फर्स्ट स्टूडेंट चल करके जाएगा, 10th जो स्टूडेंट है उसको बॉल हैंड ओवर कर देगा। तो कन्वेक्शन में यही होगा, पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे, चल करके जाएंगे और वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे दूसरे पार्टिकल्स के अंदर। अब देखिए ये किस तरह से होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं कैंडल का, बर्निंग कैंडल का। ये सोर्स ऑफ हीट है, ये फ्लेम्स है कैंडल की, और हमने इसके ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ तो हमें गर्म महसूस होता है। और आप देखते हैं कि यहाँ पर जो जो भी हमने हैंड यहाँ रखा था वो यहाँ से काला हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। उसका रीजन है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो जैसे ही यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस होती है, यहाँ के आसपास के पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को लेते हैं, हीट एनर्जी को लेकर के अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होते हैं, ऊपर की तरफ राइज होते हैं। उसका रीजन क्या है, गर्म होने पर ये जो एयर है वो क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और कम डेंसिटी का मटेरियल किस तरफ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पर जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स थे, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो पूरी तरह से जले नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसके आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी इस हीट एनर्जी को ले सकते हैं। यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो ये इस हीट एनर्जी को लेकर के ऊपर उठते हैं, ऐसा चल करके जाते हैं। ऐसा चल करके जा रहा है, रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, तो ये पार्टिकल चल करके गया और इससे कोलाइड किया, टकराया। टकराने पर हम ऐसा मान रहे हैं कि इनका इलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि हीट एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चली गई, मतलब कि इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी है। तो ये पार्टिकल ऐसा आगे बढ़ रहा था, इसके रास्ते में कोई दूसरा पार्टिकल आया, जैसे ही ये इससे टकराया इसकी एनर्जी तो कम हो गई और ये इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो जो फर्स्ट पार्टिकल था उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, सेकंड पार्टिकल से टकराएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगने से इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब ये हाई वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और जाकर के हमारे हाथ से टकराता है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ, पार्टिकल के एक्चुअल मूवमेंट से। ये पार्टिकल ने यहां से हीट एनर्जी ली, हीट एनर्जी लेकर के जैसे ही ऊपर उठा किसी दूसरे पार्टिकल से टकराया, दूसरा पार्टिकल ऊपर उठा तो हमारे हाथ से जाकर के टकराया। अब उस पार्टिकल की एनर्जी हमारे हाथ में जा चुकी है, हमारे हाथ में जो पार्टिकल्स है उसमें ट्रांसफर हो चुकी है कॉलिजन के कारण, टक्कर के कारण। सो दिस इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और इसी एक्चुअल मूवमेंट के कारण वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल चल करके जाता है, कोलाइड करता है, कोलाइड करने पर दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, दूसरा पार्टिकल जाता है, वो आगे जाकर के किसी तीसरे से टकराता है, फिर तीसरा पार्टिकल आगे बढ़ता है। इस तरह से एक्चुअल मूवमेंट से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, एक्चुअल मूवमेंट के कारण हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे कि हम लोग वाटर को हीटअप करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, चाय बना रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग वाटर को फिल करेंगे। पहले इसको एक स्टैंड पे रख देते हैं, गर्म भी करना है इसको, हीटअप भी करना है। बीकर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये लीजिए।
ट्राइपॉड स्टैंड, ये स्टैंड पर हमने इस बीकर को रख दिया और अब लगाना पड़ेगा बर्नर, गर्म भी तो करना है इसको। तो यहाँ पर एक बर्नर लगाया, केरोसिन ऑयल इसमें भर रखा है हमने, ये बर्नर से हमने फ्लेम प्रोड्यूस की। अब हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं, तो क्या होगा, पानी तो भरा ही नहीं यहाँ पे, ये वाटर यहाँ पे फिल कर दिया। ये वाटर के पार्टिकल्स क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। जैसे ये हीट एनर्जी इसको मिलेगी, बीकर के अंदर जाएगी, बीकर की वॉल से इस पार्टिकल को हीट एनर्जी मिलेगी, तो ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, रास्ते में दूसरे पार्टिकल भी तो आएंगे, इसके रास्ते में दूसरे पार्टिकल्स भी तो आएंगे। तो जब ये ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा तो जाकर के किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, अपनी एनर्जी उसको दे देगा। लेकिन यहां तक वो चल करके जाएगा, यहां तक वो चल करके गया, इस पर फोर्स लगाया, फिर ये मूव करना शुरू कर देगा, ये जाकर के किसी तीसरे से टकराएगा, फिर ये मूव करना शुरू कर देगा। तो जहां पर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो रही है, वो पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सारे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, टकराते टकराते हीट एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ओके, और कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी हीट एनर्जी आ जाएगी, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसके पास होगी वो अपने आसपास के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ करके बाहर निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये पार्टिकल यहां तक पहुंचे, इसके सरफेस तक, ये वाटर का जो सरफेस था वहां तक वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो बीच में से पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो रहे हैं। अच्छा, अब ये पार्टिकल यहां से चले गए तो ये जगह तो खाली हो जाएगी बीच की, बाकी सब जगह पर पार्टिकल्स हैं। जहां पर हमने हीट एनर्जी दी, सोर्स लगाया, वहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हुए और अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हुए। अब आपको दिख रहा है ये बीच वाली जो जगह है ये खाली है, ये खाली है, तो इस जगह को कौन भरेगा, आसपास के पार्टिकल्स। जहां पर डेंसिटी ज्यादा है और जहां पर डेंसिटी कम है, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मटेरियल आएगा। तो क्या होगा, जहां पर स्पेस खाली था वहां पर पार्टिकल आने शुरू हो गए आसपास से, ये पार्टिकल्स इस तरफ आ गए, और जो पार्टिकल ऊपर जा गया था, यहां तक गया था, वो जाकर के किसी एयर पार्टिकल से टकराया, एयर पार्टिकल को एनर्जी दी, वो एयर ऊपर की तरफ राइज हो गई, तो यहां पर ये एयर पार्टिकल आ गया ऊपर। अब ये पार्टिकल यहां तक पहुंचा, फिर से ठंडा हो गया, अपनी एनर्जी ये किसी दूसरे पार्टिकल को दे चुका है, एयर पार्टिकल के साथ टकराया था, तो एयर पार्टिकल इससे मूव करना शुरू कर गया, इसकी एनर्जी कम हो गई। अब ये क्या करेगा, ये इसकी वॉल्स के थ्रू नीचे की तरफ आएगा, दिस इज कन्वेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, बीच में से पार्टिकल्स राइज हो रहे हैं। अब जो पार्टिकल टकरा करके अपनी एनर्जी लॉस करते जा रहे हैं वो ऐसा साइड में जाते हैं और दूसरी तरफ से वापस यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी कम हो रही है ना, यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रहा है, कैविटी क्रिएट हो रही है, तो उस जगह को लेने के लिए आसपास के पार्टिकल यहाँ आ जाते हैं। अब ये पार्टिकल्स अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली हो जाएगी तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे। तो जो पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं वो यहाँ पर जगह खाली होने की वजह से इधर आ जाते हैं, और यहाँ के पार्टिकल इस जगह पे चले जाते हैं, तो एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाता है। सेंटर में से पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ डायग्राम बना रहा हूं समझ लीजिए, सेंटर में से पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसा, यहां से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, फिर डाउनवर्ड आते हैं, डाउनवर्ड से फिर इस जगह को ले लेते हैं, दिस इज कन्वेक्शन करंट, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन करंट। करंट मतलब फ्लो। तो इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है। और हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल ऐसा चल करके जाते हैं, किसी दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं, अपनी एनर्जी उसको देते हैं, फिर एनर्जी लॉस करने के बाद फिर वापस यहाँ आ जाते हैं, फिर इधर मूव करते हैं, फिर इधर मूव करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर से गर्म होते हैं, तो यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठते हैं, दूसरी तरफ से ठंडे होकर के फिर नीचे आ जाते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, दूसरी तरफ से ठंडे होकर के फिर नीचे आ जाते हैं। सो दिस इज कन्वेक्शन करंट। ये डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा, इस तरह से पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है किसी भी बीकर में या यूटेंसिल में, जब हम उसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं। ये सबने देखा हुआ है, चाय बनाते हैं ना, तो बीच में से बॉइलिंग ऐसा उबाले खाती है चाय, तो यहीं से तो वो मटेरियल ऊपर की तरफ आ रहा है, पार्टिकल्स अपर डायरेक्शन में राइज कर रहे हैं और दोनों दूसरी तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ से राइज किए, घूम करके इधर नीचे आ गए, इधर से घूम करके फिर नीचे आ गए, फिर से हीट एनर्जी लेंगे, फिर राइज करेंगे, फिर से हीट एनर्जी लेंगे, फिर राइज करेंगे, और कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर में क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? क्योंकि उनको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल चुकी होगी। जिस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ चुकी है कि वो अपने आसपास के पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ करके बाहर जा सकता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कन्वेक्शन करंट है, दिस इज कन्वेक्शन करंट। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ने, लेकिन 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो कल हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे कन्वेक्शन के। थैंक यू सो मच। इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आपको मैं रेडिएशन करवा दूंगा कल।